दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। एक ऐसे समय में जब रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर दुनिया के देश बढ़ते नजर आ रहे हैं, तब गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर बहस तेज हो गई है। तो इसीलिए हमारा आज का आर्टिकल गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है और यह आर्टिकल जीएस पेपर 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं, जिसका विषय है वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता। मौजूदा वक्त में रूस यूक्रेन के चलते दुनिया भर में काफी कुछ उलट-पुलट दिखाई दे रहा है। स्वीडन और फिनलैंड जैसे देश तटस्थता को छोड़कर सैन्य संगठन नाटो में शामिल होना चाहते हैं, तो चीन जैसा देश मुस्लिम दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि एक बार फिर दुनिया शीत युद्ध के शिकंजे में जाने वाली है। लिहाजा दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के खिलाफ बने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को समझना फिर से जरूरी हो जाता है। असल में गुटनिरपेक्ष आंदोलन कोल्ड वॉर या शीत युद्ध के कठिन समय से उबरने के लिए एक बेहद शानदार पहल बनकर सामने आया था। जब दुनिया दो ध्रुवों अमेरिका और सोवियत संघ में बटी हुई थी, तब कुछ नए स्वतंत्र राष्ट्रों ने इस प्रमुख पहल को अंजाम दिया था। ये ना तो पूर्णतः समाजवादी विचारधारा से प्रेरित था और न ही पूंजीवादी से। ये बस नवगठित देशों के अपने सामाजिक आर्थिक विकास की एक पहल थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को एक संगठन के रूप में भी कहा जा सकता था, पर ये एक आंदोलन के रूप में सामने आया क्योंकि ये उस समय की परिस्थिति की आवश्यक मांग कही जा रही थी। इसलिए सबसे पहले हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन और इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन विकासशील देशों के हितों और उनकी आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब पूरी दुनिया पूंजीवादी और साम्यवादी गुटों में बट गई थी, तब एशिया और अफ्रीका के अनेक देश गुलामी से आजाद हुए थे। इस तरह औपनिवेशिक शोषण से मुक्त हुए एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों का समूह तीसरी दुनिया के रूप में जाना गया। दरअसल इन देशों ने गुटनिरपेक्ष रहने की वकालत की और इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से अपने सामाजिक आर्थिक विकास पर बल दिया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन आर्थिक रूप से कमजोर कहे जाने वाले और उस समय के नए राष्ट्रों का एक समूह था, जो स्वतंत्रता को बेहद अहम मानते थे। इस समूह की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। ये सभी राष्ट्र अपनी आजाद पहचान बनाए रखने पर बल देते हुए दिखाई दिए। ये लंबे समय तक औपनिवेशिक शोषण से पीड़ित देशों का समूह था, जो स्वतंत्रता के पश्चात अपने आर्थिक सामाजिक विकास को प्राथमिकता दे रहा था। गौरतलब है कि ये नव स्वतंत्र राष्ट्र ऋणग्रस्तता, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, भाषाई और जातीय भेदभाव से बाहर निकलना चाहते थे, ताकि अन्य देशों की तरह अपनी जरूरतों को पूरा करने में स्वयं सक्षम हो सकें। ऐसा माना जाता है कि ये राजनीतिक अवधारणा भी है, क्योंकि इसका जन्म शीत युद्ध के दौर में हुआ और इसने गुटीय राजनीति से अलग रहते हुए गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बढ़ावा दिया। 1955 के बांडुंग सम्मेलन में उपस्थित देशों ने किसी भी शक्तिशाली देश के हितों के एक तरफा समर्थन से इनकार कर दिया। गुटनिरपेक्षता की ओर पहला अहम कदम बांडुंग सम्मेलन में उठाया गया, जिसमें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और मार्शल टीटो जैसे नेताओं ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में विश्व शांति और सहयोग संवर्धन संबंधी घोषणा पत्र जारी हुआ। साथ ही 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन में इसकी औपचारिक शुरुआत हुई। गुटनिरपेक्षता का तात्पर्य तटस्थता नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न मुद्दों पर विवेकपूर्ण निर्णय लेते हुए सही और गलत का अंतर करना है। इस अंतर के साथ साथ सही नीति का समर्थन करना और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना ही गुटनिरपेक्षता है। गुटनिरपेक्षता में निहित है कि आंख मूंद कर न तो पूंजीवाद का समर्थन करना है और न ही साम्यवाद का समर्थन करना है। भारत व अन्य नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने जिन कारणों से इसे अपनाया, वे तात्कालिक समय की मांग थे। तो ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर भारत के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या महत्व है। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने अपने सामाजिक आर्थिक विकास को ज्यादा महत्व दिया और किसी भी अन्य शक्तिशाली गुट का समर्थन नहीं करने की बात कही। संयुक्त राष्ट्र या अमेरिकी राज्यों के संगठन के विपरीत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कोई औपचारिक संविधान या स्थायी सचिवालय नहीं है। साथ ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सभी सदस्यों का इसके संगठन के भीतर समान महत्व है। 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी शिरकत की थी।
जिन्होंने किसी भी शक्तिशाली गुट में शामिल होना स्वीकार नहीं किया। इसके शिखर सम्मेलन में सर्वसम्मति से फैसले लिए जाते हैं, जिसमें सहमति की आवश्यकता होती है। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि दुनिया में चाहे कितनी भी महाशक्तियां क्यों न हो, विकास की ओर अग्रसर देशों की विचारधारा, धर्म, संस्कृति और बंधुत्व की भावना का सम्मान आज भी महत्व रखता है। वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन संयुक्त राष्ट्र के बाद विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक समन्वय और परामर्श मंच है। इस समूह में तकरीबन 120 विकासशील देश शामिल हैं। चूंकि इस संगठन का प्रशासन किसी निश्चित और केवल शक्तिशाली देशों तक सीमित नहीं है, इसलिए सभी राज्यों को अपनी बराबरी का एहसास रहता है। अगर भारत के लिए गुटनिरपेक्ष देशों के महत्व की बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता हेतु भारत के लिए एक सकारात्मक कदम है। भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यता के लिए ये राष्ट्र अपना समर्थन दे सकते हैं। इस आंदोलन में लगभग 120 विकासशील देश शामिल हैं और उनमें से अधिकांश संयुक्त राष्ट्र महासभा के भी सदस्य हैं। इस तरह से ये आंदोलन सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता दिलाने के समर्थन में एक अहम समूह साबित हो सकता है। यदि बात दुनिया के दक्षिण देशों के सहयोग की करें तो भारत को विकासशील दुनिया के एक नेता के रूप में माना जाता है, जो भारत के महत्व को बताता है। बढ़ते संरक्षणवाद के समय में NAM यानी NAM दक्षिण सहयोग के लिए एक मंच प्रदान कर सकता है। यदि कोई संगठन महत्वपूर्ण है तो इसका मतलब है कि उसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। लेकिन खास मुद्दा यहाँ ये है कि इसकी समाप्ति के लिए आखिर कौन से कारण गिनाए जा रहे हैं। तो इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महत्व पर चर्चा करने के साथ ही हम उन मुद्दों को भी देखेंगे जहाँ इसकी आलोचना की जाती है। तो कई आलोचकों के अनुसार गुटनिरपेक्षता एक अवसरवाद और मतलब की नीति बनकर रह गई है। अब गुटनिरपेक्ष देश दोनों गुटों से लाभ प्राप्त करने का और जिसका पलड़ा भारी हो उसकी ओर मिल जाने जैसे कार्य करते हुए दिखते हैं। जबकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शुरुआती समय में ही तत्कालीन रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन के अनुसार सच्चे गुटनिरपेक्ष को गुटनिरपेक्ष के प्रति तटस्थ रहना था। इसकी पुष्टि तब और हो गई थी जब सम्मेलन के केवल 2 सदस्यों साइप्रस और इथियोपिया ने ही चीन के साथ युद्ध में भारत का समर्थन किया था। इसकी अन्य विफलताओं में सामूहिक कार्रवाई और सामूहिक आत्मनिर्भरता की कमी और एक समान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक या सामूहिक हितों का न होना भी है। देशों के निजी हितों के दौर में गुटनिरपेक्षता का दायरा बहुत सीमित है। लगभग हर देश की नीतियाँ गुटों की राजनीति के आसपास ही घूमती दिखाई दे रही हैं। जैसे दोनों गुटों से अलग रहते हुए एक के केवल इतने समीप जाने का प्रयत्न करना कि दूसरा बुरा ना माने, और यदि दूसरे के बुरा मानने का डर है तो पहले से नाप तोल कर दूर हटना। अब यही गुटनिरपेक्षता की शैली बनकर रह गई है। इसके अलावा बदलते समय के साथ अब कई नए गुट बनकर सामने आ रहे हैं, चाहे वह क्वाड हो या बेसिक ग्रुप। चूंकि अब चीन एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है, इस लिहाज से कई देश अब चीन की सहायता के अधीन होते भी दिख रहे हैं। इनकी नीतियां और रुझान कई अन्य गुटों का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं, जो अपने आप में इस आंदोलन की महत्ता को कम करते दिखाई दे रहे हैं। आलोचकों के मुताबिक गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में बुनियादी एकता का अभाव है। गुटनिरपेक्ष देशों की एक बड़ी विफलता ये रही है कि वे बाहरी आर्थिक व बाह्य सहायता पर ज्यादा निर्भर हैं। इसलिए सहायता प्राप्ति के लिए उन्हें कई महाशक्तियों का मुंह ताकना पड़ता है व उनकी शर्तें भी माननी पड़ती हैं। इससे भी कई बार गुटनिरपेक्षता का ठीक तरह पालन नहीं हो पाता। हमने इस विषय के दोनों पहलुओं को टटोलने की कोशिश की है। इन दोनों पहलुओं को देखने के बाद अब ये जानना भी जरूरी है कि भारत की इस आंदोलन में अब इतनी रुचि क्यों नहीं बची है। 1970 के बाद की स्थिति में गुटनिरपेक्षता को लेकर भारत ने बहुत ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। हाल की स्थिति में पिछले कुछ गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने भाग नहीं लिया। ये अपने आप में भारत की गुटनिरपेक्षता में रुचि की कमी को दिखाता है। हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर भारत का झुकाव ज्यादा दिख रहा है। भारत ने अमेरिका के साथ कई रक्षा समझौते भी किए हैं, जो अपने आप में दिखाता है कि भारत अमेरिका से अधिक रिश्ते रखने के लिए इच्छुक है, चाहे वह इंडो पैसिफिक मामले में हो या रक्षा क्षेत्र में। वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद वैश्विक स्तर पर अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया। यह वह समय था जब भारत ने अर्थव्यवस्था में बड़े आर्थिक सुधार किए थे। इसका परिणाम ये हुआ कि भारत की आर्थिक नीति अमेरिका की तरफ झुकने लगी, जिससे इस आंदोलन को लेकर भारत की गंभीरता पर एक बार पुनः प्रश्न उठने लगे।
संकट के कई दौर में इस आंदोलन के सदस्य देश भारत को अपना समर्थन देने में विफल रहे हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 1962 के युद्ध के दौरान घाना और इंडोनेशिया जैसे देशों ने चीन समर्थक नीति का साथ दिया। वहीं 1965 और 1971 के युद्ध के दौरान इंडोनेशिया और मिस्र ने भारत विरोधी नीति अपनाते हुए पाकिस्तान का समर्थन किया था। दूसरी तरफ गुटनिरपेक्ष आंदोलन में आम सहमति का भी अभाव दिख रहा है। इसमें शामिल ज्यादातर देश आपस में ही गुटबंदी कर रहे हैं। इसके अलावा एक पक्ष ये भी है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्राथमिक उद्देश्यों में परमाणु निरस्त्रीकरण की नीति भी शामिल है, जबकि अब भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। यही कुछ वजह हैं जो भारत को इस आंदोलन के प्रति ज्यादा सहज नहीं रहने दे रही हैं। भले ही हाल के कुछ वर्षों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री ने शिरकत न की हो, पर केवल इसी एकमात्र कारण से हम ये नहीं कह सकते कि गुटनिरपेक्षता में भारत की दिलचस्पी कम हुई है। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर आगे की राह क्या हो। तो बदलते समय के साथ दुनिया की आवश्यकताएं भी बदल रही हैं। ऐसे में गुटनिरपेक्ष आंदोलन आतंकवाद, विनाश के हथियार, परमाणु प्रसार, पारिस्थितिक असंतुलन आदि के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय जनमत जुटाने के लिए जरूरी हो जाता है। कुछ समय से भारत का जो झुकाव संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ दिख रहा था, रूस यूक्रेन जंग के माहौल में साफ हो गया है कि भारत ने अभी भी गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को त्यागा नहीं है। भले ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के वर्ष 2016 और 2019 के शिखर सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई, लेकिन मई 2020 के आभासी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेकर भारत की गुटनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्धता को जाहिर किया है। ऐसा नहीं है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद इस आंदोलन की उपयोगिता खत्म हो गई है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है। भले ही शुरुआत में गुटनिरपेक्ष देश का आशय उस देश से लिया जाता था जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दोनों में से किसी से राजनीतिक और सैनिक रूप से जुड़ा ना हो, लेकिन मौजूदा वक्त में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सभी राष्ट्र इसका पालन नहीं कर सके। इसी क्रम में भारत ने भी 1971 में सोवियत संघ से 20 वर्ष संधि की थी। इसलिए गुटनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ अब अमेरिका या सोवियत संघ से पृथक रहना नहीं रहा। अब गुटनिरपेक्ष होने का अर्थ है विदेश नीति का स्वतंत्र होना और इस नीति का निर्माण बिना किसी बाह्य दबाव के किया जाना। आज गुटनिरपेक्ष राष्ट्र की यही अवधारणा है। इसी आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि उसने अब स्वरूप बदल लिया है। एशिया में संयुक्त राज्य अमेरिका की बढ़ती लोकप्रियता के संबंध में भी गुटनिरपेक्ष देशों का महत्व बढ़ जाता है। ये बात छिपी नहीं है कि अमेरिका एशियाई देशों को अपनी आक्रमणकारी योजनाओं का लक्ष्य बनाता रहा है और वर्तमान में चीन की विस्तारवादी नीतियों का जवाब देने के लिए अमेरिका एशियाई अफ्रीकी देशों को बहुत ज्यादा महत्व भी दे रहा है। ऐसे कई मौके देखे गए हैं जब अमेरिका एशिया के तनावों से लाभ उठाकर नए तनाव उत्पन्न करना चाहता रहा है। ऐसी स्थिति में शांति, तटस्थता के लिए इस आंदोलन का महत्व और बढ़ जाता है। हालिया वैश्विक परिदृश्य को देखें तो यूक्रेन संकट के दौरान बनी परिस्थितियों में अमेरिका एवं यूरोपीय देशों ने भारत तथा एशिया के अन्य विकासशील देशों पर रूस के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाने का प्रयास किया। ऐसे में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महत्व का अनुमान पूरे विश्व ने लगा लिया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक वैश्विक राजनीति और आंदोलन दोनों रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्व बरकरार है तथा आने वाले समय में ये आंदोलन और तेज हो सकता है। सोवियत संघ के विघटन के बाद भले ही ये मुद्दा अक्सर उभरता रहा है कि जब दो महाशक्तियां नहीं हैं तो इस आंदोलन की क्या जरूरत है, लेकिन इस आंदोलन के अधिकांश सदस्य देशों ने इस तर्क को नकार दिया है। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है? वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करते हुए इसे और मजबूत करने के उपाय सुझाएं।